नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 65वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम ऑर्डिनरी बिल तथा मनी बिल में अंतर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि क्या डिफरेंस इनके बीच में होता है। साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के बारे में आपने पिछले व्याख्यानों में अध्ययन किया। आपकी परीक्षाओं में इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आप इनके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, या कोटेशन में किस प्रकार की शैली प्रयोग की जाती हैं जिनमें कि इनके बारे में पूछा जाता है और यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आज इसी कन्फ्यूजन को दूर करते हुए साधारण बिल यानी ऑर्डिनरी बिल तथा वित्त विधेयक यानी मनी बिल में अंतर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे और यहाँ से हम समझने का प्रयास करेंगे कि इनमें किस प्रकार के अंतर हैं। साधारण बिल के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की होगी कि साधारण बिल जो होता है वह गैर सरकारी बिल कहलाता है। गैर सरकारी अर्थात विपक्ष के एमपी द्वारा, या हम देख सकते हैं कि जो पक्ष में जो एमपी होते हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद होते हैं, उनके द्वारा जो बिल लाए जाते हैं उनके लिए क्या कहा जाता है, साधारण बिल या ऑर्डिनरी बिल कहा जाता है। वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक को लाने की पावर केवल मंत्री के पास होती है और हम देख सकते हैं कि मंत्री के द्वारा जो बिल लाया जाता है उसे सरकारी बिल या गवर्नमेंट बिल कहा जाता है। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर हैं। यह दोनों बातों को आपने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि साधारण विधेयक और वित्त विधेयक क्या हैं। अब हम इनके बारे में डिफरेंस निकालने का प्रयास करेंगे कि किस किस प्रकार के अंतर इनके बीच में होते हैं। सबसे पहले हम बिल को जान लेते हैं कि आखिरकार में बिल क्या कहलाता है। हालांकि यदि आप पढ़ते आ रहे हैं तो आपको बिल के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी, लेकिन एक बार और जो बच्चे नए पढ़ रहे हैं और जो अपना अध्ययन यहीं से प्रारंभ कर रहे हैं तो उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश में बिल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्राइवेट बिल और दूसरे होते हैं सरकारी बिल। प्राइवेट बिल वो होते हैं जो कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी के द्वारा लाए जाते हैं, और सरकारी बिल वो होते हैं जो कि मंत्री द्वारा लाए जाते हैं, जो कि कैबिनेट के सदस्य हुआ करते हैं या विभिन्न मंत्रालयों से निकल कर आते हैं। मंत्री द्वारा पेश किया गया बिल सरकारी बिल कहलाता है तथा अन्य सदस्यों द्वारा बिल जो पेश किए जाते हैं उनको प्राइवेट मेंबर बिल या गैर सरकारी बिल कहा जाता है। अब हम देखें कि बिल कुल मिलाकर कितने प्रकार के होते हैं। हमने यहाँ पर दो बिलों के बारे में बात की, प्राइवेट और सरकारी बिल। अब इनके अंतर्गत भी और बिल आते हैं जो हम देख सकते हैं यहाँ पर साधारण बिल और फाइनेंस बिल में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो साधारण बिल और फाइनेंस बिल होते हैं यह एक समान ही होते हैं, और वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक जो होते हैं वह एक प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में। यदि आप इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं, इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं, तो वही अंतर फाइनेंस बिल और संविधान संशोधन बिल में होंगे। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह दोनों क्या है, भाई भाई हैं, और यह दोनों भाई भाई हैं। तो हम यहाँ पर इन दोनों में से साधारण बिल को निकाल लेते हैं और इसमें से निकाल लेते हैं वित्त विधेयक को। तो इन दोनों के बारे में अंतर स्पष्ट करने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं कि क्या अंतर होते हैं साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों सदनों में से किसी भी सदन में से लाया जा सकता है। तो साधारण बिल जो कि होता है वह किसी सदस्य द्वारा यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट द्वारा, एमपी द्वारा जो लाया जाता है वह किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वह राज्यसभा हो चाहे वह लोकसभा हो, कहीं पर भी इसको प्रारंभ किया जा सकता है। लेकिन हम मनी बिल की बात करें तो यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। तो आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्यों नहीं पेश किया जाता। तो इसलिए नहीं पेश किया जाता क्योंकि यह सरकारी बिल कहलाता है। और सरकार कहाँ पर बैठती है? सरकार बैठती है सामान्यतः लोकसभा में। यहाँ पर चुनकर सीधे तौर पर चुनकर जो सदस्य आते हैं, राज्यसभा में हमने देखा कि जो यहाँ के चुनाव होते हैं वह इनडायरेक्टली होते हैं। डायरेक्टली चुने हुए सदस्यों की पावर्स अधिक होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि और जो मंत्री भी हैं वह यहीं से निकल कर आते हैं। अतः सरकारी बिल के बारे में आप यहाँ पर स्पष्ट कीजिए कि इसको केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
यह सामान्य सदस्य या मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है। सामान्य सदस्य कौन कहलाता है? जो विपक्ष के नेता होंगे। और मंत्री जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा भी इसको पेश किया जा सकता है। अब हम एक बात देखें तो मंत्री को तो पावर साधारण बिल को भी और सरकारी बिल और गैर सरकारी बिल दोनों को पेश करने की होती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो आम सदस्य होते हैं, मान लो जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते, जो मंत्री नहीं होते, उनके पास सरकारी बिल लाने की पावर नहीं होती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं सरकारी बिल के परिप्रेक्ष्य में यह केवल मंत्री द्वारा ही पेश किया जाता है। इसमें किसी भी सदस्य की भूमिका नहीं रहती जो कि मंत्री नहीं है। अब हम देखते हैं इसमें किसी से भी सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती। आपको किसी से पूछना नहीं होता। आप यदि सदस्य हैं तो आप पावर रखते हैं कि आप अपने अनुसार किसी भी चीज़ की जांच कर उस विधेयक को जो कि अपना सदन है उसके सामने रख सकते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि आपको सरकारी बिल लाना है, मनी बिल लाना है, तो उसके लिए सिफारिश लेने की आवश्यकता होती है और वह सिफारिश ली जाती है हमारे राष्ट्रपति जी से। इसे राज्यसभा लोकसभा द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यानी हम देख सकते हैं कि किसी एक मेंबर्स के द्वारा जहां पर जांच की जाती है और प्राइवेट मेंबर बिल होता है तो इसमें बहुत से संशोधन की आवश्यकता होगी। तो हम देख सकते हैं कि इसमें दोनों सदनों द्वारा क्या होती है, इसको संशोधित करने की शक्ति होती है। आप देख सकते हैं कि एक सरकारी बिल निकल कर आ रहा है, उसमें कमेटी भी है और ढेर सारे मेंबर्स हैं और पूरी जो कि पक्ष में वो पार्टी है उससे डिस्कस होकर निकल कर आ रहा है। और एक और इसमें हम बात करें तो एक सदस्य की जो जांच होती है उसके द्वारा इसको बनाया जाता है, तो इसमें संशोधन की बेसिकली आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही यह आता है तो राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों द्वारा ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब हम बात करें मनी बिल की, तो इसमें संशोधन की शक्ति राज्यसभा को नहीं होती। इसमें संशोधन करेगा तो कौन करेगा? इसमें संशोधन करेगा तो वह लोकसभा करेगी। चुने हुए मेंबर सरकारी बिल पर कार्य करेंगे। साधारण विधेयक व वित्त विधेयक में और अधिक अंतर को जानने का प्रयास करें तो इसे 6 माह तक लंबित करके रखा जा सकता है। तो हम देख सकते हैं कि जो साधारण बिल होता है तो यानी इसकी हालत गरीबों जैसी होती है। इसमें हम देख सकते हैं कि इसको 6 माह तक भी रोक कर रखा जा सकता है और इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि इसको 14 दिन तक ही अकेला लंबित रखा जा सकता है। 14 दिन के बाद सवाल उठने लगते हैं कि इसको पास क्यों नहीं कराया जा रहा है। यह किसी भी सदस्य द्वारा जांच करके प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि हमने पहले ही बात की कि कोई एक सदस्य उस कंडीशन की जांच करके, उस विषय की जांच करके उस प्रस्ताव को सदन के सामने प्रस्तुत कर सकता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसे वित्त विधेयक के रूप में स्पीकर द्वारा इसको स्वीकार किया जाता है। यानी अब एक बात और यहाँ पर आप जान लीजिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर आप प्लस पॉइंट लगा सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं। इसमें क्या है कि जो वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक को वित्त विधेयक के रूप में किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? तो वह स्पीकर के द्वारा स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न हमेशा से ही बनते आ रहे हैं। किसी सदन की सहमति ना होने पर इसका समाधान संयुक्त बैठक के माध्यम से किया जाता है। यानी अब कोई मेंबर बिल लेकर आ गया, गैर सरकारी बिल है और उस पर डिस्कशन की आवश्यकता होती है, तो राज्यसभा भी इस पर डिस्कशन कर रही है, लोकसभा भी डिस्कशन कर रही है। जब यह एक सदन से पास होकर जाता है, दूसरे सदन में रुक जाता है, तो क्या होता है कि जब यह डेडलॉक बन जाता है तो इस पर राष्ट्रपति जी क्या कहते हैं कि एक काम कीजिए, आप दोनों सदन मिलकर आइए और इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सामने आते हैं और संयुक्त बैठक के माध्यम से, जो कि आर्टिकल 108 के अंतर्गत आता है, इसके समाधान को खोजने का प्रयास करते हैं। इसका समाधान खोजकर इसको पास करा लिया जाता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जहां वित्त विधेयक की बात होती है वहां पर संयुक्त बैठक के प्रावधान नहीं होते। यहां पर एक सदन की भूमिका होती है और लोकसभा की स्वीकार्यता के साथ ही इसको पास करा लिया जाता है। 14 दिन की मामूली सी अवधि होती है जिसमें इसको पास कराना होता है। सदस्य द्वारा लाए जाने पर पास होने की संभावना कम होती है। यदि मंत्री द्वारा लाया जाता है तो बिल पूर्ण रूप से पास कराया जा सकता है। यहाँ पर इस बात को आप समझ लीजिए कि यदि कोई बिल सदस्य द्वारा लाया जा रहा है, कोई ऐसा विधेयक है जो कि सदस्य द्वारा लाया जा रहा है, तो उसकी पावर्स भी कम होगी
और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि किसी विपक्ष के नेता द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उसमें हम देख सकते हैं कि उसकी भूमिका वैसे ही कम हो जाती है। इसके पास होने और ना होने के बराबर चांस होते हैं, ज़्यादातर स्थिति में इसको फेल कर दिया जाता है। लेकिन पॉजिटिव बात क्या है? पॉजिटिव बात यहाँ से ये निकल कर आती है, कम से कम अपनी बातों को सदन में रख तो रहे हैं, वो सदन तक उस बात को पहुँचाया तो जा रहा है। यदि वह परिपक्व नहीं भी है तो इस पर जो कि पक्ष में पार्टी है उसके द्वारा विचार किया जाएगा, तो किसी भी जो मंत्रालय संबंधित मंत्रालय होगा तो संबंधित मंत्रालय के मंत्री द्वारा उसको और भी अधिक अच्छे तरीके से बनाकर पेश किया जा सकता है। तो सदन तक बात पहुंचाने का यह बहुत बेहतर तरीका है। पास हो या ना हो अपनी बात को रख तो सकते हैं। यदि हम देखें तो जो कि यहाँ पर सरकारी बिल होता है, मनी बिल होता है, उसके बारे में यह बिल पास नहीं होता तो सरकार के बहुमत पर सवाल उठने लगते हैं। हम देख सकते हैं जब आप पक्ष में हैं, जब आपकी पार्टी के पास बहुमत है, आप पहले से ही सलाह करके इस बिल को सामने ला रहे हैं, और हम देख सकते हैं इतनी सब बातें होने के बाद भी यदि सदन में आप इसको पास नहीं करा पाते तो आपके बहुमत पर सवाल उठते हैं। आप पर यह सवाल उठने लगते हैं कि आप बहुमत में हैं या नहीं हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार, अस्वीकार, स्वीकार व लंबित किया जा सकता है। राष्ट्रपति के पास साधारण बिल को लेकर 3 कंडीशन होती हैं। वह इसे अस्वीकार भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसको स्वीकार भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे, साइन करेंगे, आगे जुडिशियल रिव्यू के लिए यानी न्यायिक समीक्षा के लिए भेज देंगे। इसको लंबित भी रख सकते हैं, इसको पॉकेट में रख सकते हैं, या इसको पेंडिंग डाल सकते हैं कि बाद में हम इसके बारे में निर्णय लेंगे। चलिए तो अब सरकारी बिल पर आते हैं, मनी बिल पर। इसे राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकार व स्वीकार किया जा सकता है। इसको अस्वीकार भी किया जा सकता है, स्वीकार भी किया जा सकता है। अस्वीकार ऐसे नहीं किया जा सकता कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको फिर से विचार करने के लिए सदन के पास भेजा जाता है। तो इस प्रकार की बात भी आपको याद रखनी है। लेकिन सदन को वापस करने की शक्ति राष्ट्रपति के समक्ष नहीं होती है। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो बिल होता है उसको स्वीकार व अस्वीकार करने की शक्ति तो होती है, लेकिन सदन को वापस करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं होती। राष्ट्रपति के लिए वहीं इसका निर्णय देना होता है। तो हमने बहुत सी चीज़ें यहाँ पर पढ़ी और समझने का प्रयास किया कि साधारण बिल व मनी बिल में क्या अंतर होते हैं। इससे हमने गैर सरकारी व सरकारी बिल के बारे में अंतर भी स्पष्ट किया। तो आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न इस प्रकार से बन जाता है कि वह यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बात करता है मनी बिल व यहाँ पर साधारण बिल या ऑर्डिनरी बिल में, तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से अपने आंसर को लिख पाएंगे। और जैसे ही आपके वैकल्पिक प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तो आप उनको भी हल कर पाएंगे। तो इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से और करते रहें अपना अध्ययन। पॉलिटी के 65 लेक्चर आपके सामने हैं और जिनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। 104 लेक्चर आपके हिस्ट्री के पड़े हुए हैं, उनको भी आप देखिए, बहुत ही कम उस पर व्यू आए हैं। आप जैसे ही उनको देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि किस प्रकार के गुण रहस्य की बात, किस प्रकार के अध्ययन की बात हम लोगों ने यहाँ पर की है। इस प्रकार के लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेंगे। चलिए तो इसके साथ ही विदा लेते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।